अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर का अध्ययन करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट कई आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास से लैस है, जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और उसके अद्भुत और विचित्र मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसने अपनी खोजों से इस ग्रह और उसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जूनो स्पेसक्राफ्ट के जर्नी और उसके द्वारा किए गए खोजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है। जुपिटर ग्रह एक गैस जेनेट है, जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे करीब 79 मून्स का पता चला है, जो कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अध्ययन के दौरान जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं में वैज्ञानिकों को सबसरफेस लिक्विड ओशियंस और वोल्केनोस का पता चला है, जहां शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। यह इतना विशालकाय है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रह, उनके मून्स, ड्रॉ प्लैनेट्स और दूसरे सोलर बॉडीज इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। अपने इतने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौरमंडल के निर्माण और उसे शेप देने में सूर्य के बाद सबसे बड़ा हाथ जुपिटर ग्रह का ही रहा है। ऐसे में हम इस ग्रह के निर्माण, मून्स और उसके इवोल्यूशन का अध्ययन कर हमारे सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। जुपिटर ग्रह का सबसे पहला अध्ययन 1970 के दशक में लॉन्च किए गए पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयगर 1 और वॉयगर 2 जैसे मिशनों ने अपने फ्लेबी के दौरान किया। इन मिशनों ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई रोचक तस्वीरें और जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके जरिए वैज्ञानिकों को पहली बार इस ग्रह का इतनी करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जिसके बाद 1889 में जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। यह जुपिटर ग्रह पर भेजा गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, जिसका मुख्य मकसद इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसका करीबी से अध्ययन करना था। करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद गैलीलियो मिशन सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और करीब 8 सालों तक इस ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा। इस मिशन ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स, यूरोपा के सरफेस ओशन के वोल्केनोस और गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कई खुलासे किए, जिसने इस मिनी सोलर सिस्टम को देखने का वैज्ञानिकों का नजरिया बदल दिया। और आखिरकार 2003 में इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन पूरा हो गया, जिसके बाद इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर अपने आप को नष्ट कर लिया। पर इस मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों ने वैज्ञानिकों के सामने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स को लेकर कई और ढेर सारे सवाल रख दिए, जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा एक ऐसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत थी, जिसमें ऐसे आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमराज मौजूद हो, जो कि जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का और भी करीबी और विस्तार से अध्ययन कर सके। और यहीं से अस्तित्व में आया नासा का महत्वाकांक्षी जूनो मिशन। न्यू फ्रंटियर्स मिशन के अंतर्गत 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सेलेक्ट किया गया। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 साल की देरी हो गई। 2 साल के डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेस प्रोब को 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था और इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च मास करीब 3625 किलोग्राम था। जूनो अदर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं
जूनो में लगे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें 9 मेन इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। लॉन्च के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार पृथ्वी के फ्लेबी को अंजाम दिया। इस फ्लेबी का मकसद ग्रेविटी एसिड के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट के स्पीड को बढ़ाना था। पृथ्वी के फ्लेबी को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 माइल्स से बढ़कर 93,000 माइल्स प्रति घंटा हो गई और फिर इसके साथ ही इसने जुपिटर ग्रह तक के अपने लंबे सफर की शुरुआत की। जूनो को जुपिटर ग्रह तक का सफर तय करने में 5 सालों का समय लग गया और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर आखिरकार जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लेबी पूरा किया। फर्स्ट फ्लेबी के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4200 किलोमीटर थी। अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड क्लोज अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस कारण क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले ही यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक इसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर कर इसके स्पीड को बढ़ाकर इसके ट्रेजेक्टरी को बदला जाना था। इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर सिर्फ केवल 14 दिन का रह जाता। अगर ये सफल हो जाता तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 20 महीने के अंदर जुपिटर ग्रह के 37 ऑर्बिटल फ्लेबी को पूरा कर सकता था, लेकिन 19 अक्टूबर को इसके इंजन में आई गड़बड़ी की वजह से तय समय पर जूनो के मेन इंजन को फायर नहीं किया जा सका, जिसके चलते 14 दिनों के प्लान को कैंसिल कर 53 दिनों के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण 37 ऑर्बिट्स के बजाय 20 महीने के अंदर जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह की सिर्फ 12 ऑर्बिट्स को पूरा कर पाया। पर अच्छी बात यह रही कि एक्सट्रीम रेडिएशन और हर्श इन्वायरमेंट के बजाय जूनो का सिस्टम और सभी इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर स्थिति में थे, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने जूनो मिशन के लाइफ को जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जूनो का बढ़ाया गया मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फ्यूचर क्या है, यह जानने से पहले हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिसकी खोज जूनो ने की है। जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्रिप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके ये स्ट्रिप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और साथ ही हमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। जूनो मिशन ने हमें पहली बार जुपिटर ग्रह में आने वाले अयूरस का करीबी से अध्ययन करने का मौका दिया, जिनसे हमें यह पता चला कि ये हमारे पृथ्वी ग्रह पर आने वाले अयूरस से काफी अलग होते हैं। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डेडिकेट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। जिसके बाद इस मिशन ने जुपिटर ग्रह पर होने वाले लाइटिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी, जिससे इस फेनोमेनन के बारे में वैज्ञानिक और बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। इन सभी डिस्कवरीज के साथ ही जूनो ने जुपिटर ग्रह और उसके मून की कई शानदार तस्वीरें भी ली, जिससे हम धरती पर बैठे रहते हुए इस ग्रह और उसके चंद्रमाओं का करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जुलाई 2021 में जूनो का एक्सटेंडेड मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद नासा ने जूनो मिशन का कार्यकाल सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। इसके एक्सटेंडेड मिशन के अंतर्गत अब जूनो स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मिशन जुपिटर ग्रह के इनर मून्स का गैनीमेड, यूरोपा और आयु के फ्लेबी को अंजाम देना और इनके बारे में जरूरी तस्वीरें और डाटा जुटाना होगा। जूनो ने जुपिटर ग्रह के सबसे बड़े चांद गैनीमेड का फ्लेबी 7 जून 2021 को पूरा कर लिया है। इस फ्लेबी के दौरान गैनीमेड और जूनो के बीच क्लोसेट अप्रोच की दूरी केवल 1038 किलोमीटर थी। गैनीमेड फ्लेबी के दौरान इस चांद की ग्रेविटी की वजह से जूनो का ऑर्बिटल पीरियड
53 दिनों से घटकर 43 दिन हो चुका है। गैनीमेड मिशन के बाद जूनो यूरोपा मून के फ्लेबी को सितंबर 2022 तक पूरा हो गया। यूरोपा के फ्लेबी को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद ऑर्बिटल पीरियड घटकर केवल 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लेबी के दौरान यूरोपा और जूनो के बीच क्लोजर अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 किलोमीटर रहने की संभावना है। यूरोपा के बाद दिसंबर 2023 में जूनो ईओ मून के पहले फ्लेबी को पूरा करेगा और इन दोनों के बीच सेकंड फ्लेबी फरवरी 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। इस फ्लेबी के दौरान इन दोनों की क्लोजर अप्रोच 1500 किलोमीटर की होगी। आईओ के फ्लेबी को पूरा करने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड और कम होकर केवल 33 दिनों का रह जाएगा। नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्टोरी करने का एक प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनटों में खुद ही जलकर डिस्टोरी हो जाएगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। फिर भी ऐसी उम्मीद है कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को इसी प्लान के तहत डिस्टोरी कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने से पहले जूनो मिशन जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़े कई खुलासे कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइए।